नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 23 जनवरी 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। चकमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चकमा मुख्यतः बौद्ध होते हैं, यह कथन एकदम सत्य है। ये पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश और नेपाल में पाए जाते हैं, यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि यह जो है 1964-66 में यह पूर्वी पाकिस्तान तब हुआ करता था। अब वर्तमान में इसे बांग्लादेश कहते हैं। तो वहां से आए हुए शरणार्थी हैं, तो इस तरह से यह नेपाल नहीं होगा। तीसरा है, चकमा भाषा इंडो आर्यन भाषा परिवार का हिस्सा है, यह भी कथन एकदम सत्य है। अतः आंसर 1 और 3 यानी सी होगा। इससे संबंधित खबर द हिंदू में आई हुई है। अरुणाचल में चकमा मदद के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संपर्क किया है, क्योंकि वहां पर अरुणाचल प्रदेश के 2 गांवों में तेल ड्रिलिंग परियोजनाओं के कारण विस्थापन का सामना कर रहे हैं यह चकमा शरणार्थी। तो नई दिल्ली स्थित चकमा डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने चांगलांग जिले के 2 गांवों के निवासियों को मुआवजा से इनकार करने के लिए जबरदस्ती का सहारा लिया है। तो तेल कंपनी ने क्रमशः चकमा और देवरी समुदायों के वर्चस्व वाले मुडोक्का नाला और सोमपोई द्वितीय गांव में ड्रिलिंग किया गया है। तो इस पर जो है इन चकमा शरणार्थियों का कब्जा है, लेकिन स्थानीय अधिकारी OIL भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 के में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत गरीब प्रभावित परिवारों को बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया के नाम मात्र पैकेज स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के लिए तीसरे पक्ष का उपयोग कर रहे हैं। इसी बात को लेकर के चकमा के जो प्रमुख हैं वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास शिकायत किए हैं। तो ये चकमा कौन है? दरअसल अरुणाचल प्रदेश अगर बात किया जाए तो पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसकी राजधानी ईटानगर है, और यह एक जनजातीय राज्य है। यहाँ पर DMA, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, आपातानी, यह सब जनजातियां पाई जाती हैं। इसके साथ साथ चकमा हाजोंग शरणार्थी के रूप में, जो कि पूर्वी पाकिस्तान तत्कालीन बांग्लादेश अब है, तो वहां से आकर के यहाँ बसे थे, और इन शरणार्थियों की संख्या अब अरुणाचल प्रदेश में काफी अधिक हो गई है। तो अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? भारत में बाघों की कुल संख्या का अनुमान लगाने के लिए बाघों की गिनती राष्ट्रीय स्तर पर हर 4 वर्ष पर होती है, यह कथन एकदम सत्य है। तो यहाँ पर यह कथन सत्य हो जाता है, क्योंकि 2006 से बाघों की जनगणना शुरू की गई थी। तो 2018 की बाघ जनगणना में कर्नाटक में बाघों की संख्या सबसे अधिक थी। तो यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में थी। 2018 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश में 526 बाघ, वहीं कर्नाटक में 524 संख्या थी। तो इस तरह से प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश 2018 के अकॉर्डिंग, और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड में 442 बाघ थे। तो इस तरह से उत्तर क्या होगा? केवल 1 होगा। और तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, बाघ अभ्यारण्य और राज्य। तो मुदुमुलाई तमिलनाडु में है, पेंच मध्य प्रदेश में है, पन्ना अरुणाचल प्रदेश में है। तो क्या यह तीनों सुमेलित हैं? तो इसमें से यह तीसरा सुमेलित नहीं है, क्योंकि पन्ना भी मध्य प्रदेश में है और शुरू के 1 और 2 दोनों सुमेलित हैं। अतः उत्तर क्या होगा? A होगा, यानी 1 और 2 सही है। अरुणाचल प्रदेश में यह नहीं है पन्ना। तो इससे संबंधित द हिंदू में खबर आई है, कोविड-19 के खतरे के बीच बाघों की गिनती। तो कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में 3 चरणों में होने वाला राष्ट्रीय बाघ अनुमान यानी गणना शनिवार को स्टार्ट हो गई। तो यह राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के चामराजनगर जिले में यह फैला हुआ है। तो इसके साथ ही 23 जनवरी यानी आज से नागर होल टाइगर रिजर्व और 27 जनवरी से बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना शुरू होगी। और इसके अलावा हाथी, गौर और अन्य जानवर सहित विभिन्न शाकाहारी जीवों पर डेटा संग्रह
किया जाना है। तो चतुष्कोणीय बाघों की गिनती, इसका मतलब क्या हुआ कि बाघों के देखे जाने, मृत्यु, वन्यजीव अपराध, पारिस्थितिक पर्यवेक्षण के संबंध में डेटा प्राप्त किया जा रहा है। तो कर्मचारियों को भारतीय वन्य संस्थान के विशेषज्ञों ने प्रशिक्षित किया है और यह 5वां राष्ट्रीय बाघ अनुमान गणना है। यानी 2006 से अगर जोड़ा जाए तो 2010 में हुआ था, फिर 2014 में हुआ था और 2018 में। तो 1 2 3 4 और यह 5वां गणना होगा। तो इस तरह से यह प्रक्रिया 4 वर्ष में एक बार होती है। तो 2006 और 18 के बीच अगर देखा जाए तो भारत में बाघों की संख्या में प्रतिवर्ष 6% की वृद्धि हुई है। यानी 2014 की तुलना में 2018 में बाघों की संख्या में 33% की वृद्धि की गई थी। यानी वैश्विक बाघों की आबादी के लगभग 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं और पश्चिमी घाट लगभग 724 बाघों की संख्या के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सतत बाघ आबादी वाला क्षेत्र है। इस सतत क्षेत्र में नागरहोल, बांदीपुर, वायनाड, मुदुमुलाई, सत्यमंगलम, बीआरटी ब्लॉक शामिल हैं। अब बढ़ते हैं बसल स्टेम रॉट तंजावुर विल्ट एक बीमारी है जो निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है। तो यह नारियल में होने वाली, नारियल के पौधे की यह बीमारी है। तो यह इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है। बसल स्टेम रॉट से जुड़ी कवक की 2 प्रजातियां पाई गई हैं। तो केरल के शोधकर्ताओं ने जीनस गणोडर्मा से कवक की 2 नई प्रजातियों को पहचान की है जो नारियल के तने के सड़ने से जुड़ी है। तो उन्होंने 2 कवक प्रजातियों को भी जीनोटाइप किया है जिनका नाम गैनोडर्मा केरलेंस और जी स्यूडोएप्लानेटम और आनुवांशिक बायोमार्कर की पहचान की गई है। तो डीएनए बारकोड को डीएनए अनुक्रम रिपोजिटरी में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है ताकि भविष्य के अध्ययन रोगजनकों का शीघ्र पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जा सके और यह शोध माइकोलॉजिया जर्नल में भी प्रकाशित हुआ है। बसल स्टेम रॉट नारियल का बट रोट या बसल स्टेम रॉट का भारत के विभिन्न हिस्सों में कई नामों से जाना जाता है, जैसे गनोडर्मा विल्ट आंध्र प्रदेश, अनोबेरोगा कर्नाटक, तंजावुर विल्ट तमिलनाडु। तो 2 सदस्यीय टीम ने वर्ष 2015 से 19 के बीच में अपने शोध के तहत जानकारी एकत्रित की। कुछ साल पहले केरल के कोझिकोड जिले में इस बीमारी का बड़े पैमाने पर प्रकोप हुआ था जिसमें कवक नमूनों की जांच की गई थी। अब बढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग में आए हुए प्रश्न की ओर जो 2021 के संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में आया हुआ है। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल और क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? यह जैन साधु थे, नाटककार थे या मंदिर वास्तुकार थे या दार्शनिक? तो इसमें उत्तर होगा यह तीनों नाटककार थे। तो प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर नाटककार के लिए प्रसिद्ध थे। भवभूति एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटककार थे जिन्होंने महावीर चरित, मालती माधव आदि प्रसिद्ध नाटक लिखे और कन्नौज के राजा यशोवर्मन का यह दरबारी कवि माना जाता था। हस्तिमल्ला विक्रांत कौरव और सुभद्रा हरण सहित 8 प्रसिद्ध नाटक लिखे थे। हस्तिमल्ला होयसल साम्राज्य के प्रसिद्ध कन्नड़ कवि और नाटककार थे। क्षेमेश्वर प्राचीन काल के नाटककार भी हैं और क्षेमेश्वर का चंड कौशिक प्रसिद्ध नाटक है। अब बढ़ते हैं आज के तथ्य में, फैक्ट ऑफ द डे। तो आज हम बात करेंगे विश्व आर्थिक मंच की। तो विश्व आर्थिक मंच है क्या? विश्व आर्थिक मंच 1971 में जर्मन अर्थशास्त्री क्लास श्वाब द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और विश्व आर्थिक मंच निजी और सार्वजनिक सहयोग के लिए काम करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इस मंच पर प्रसिद्ध नेता, उद्योगपति, समाज को आकार देने वाले सांस्कृतिक नेताओं को जगह दी जाती है। इसके अलावा मंच पर क्षेत्रीय और उद्योग से जुड़े मुद्दों को भी उठाया जाता है। यह एक स्वतंत्र संस्था है जो निष्पक्ष होकर दुनिया के विशेष हितों के लिए कार्य करती है और फोरम का एक मात्र उद्देश्य है कि विश्व के व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों के प्रमुखों को एक साथ एक मंच पर लाकर औद्योगिक दिशा तय करना है। और यह कैसे कार्य करता है? तो विश्व आर्थिक मंच 4 वार्षिक बैठकें
करता है। तो विश्व आर्थिक मंच वार्षिक महोत्सव, इस बैठक का आयोजन हर साल स्विट्जरलैंड के दावोस में होता है। इसे शीतकालीन बैठक भी कहा जाता है, जो जनवरी महीने में अभी हुई, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाग लिए थे। तो इस वर्ष इस कार्यक्रम में भारत और चीन के राष्ट्राध्यक्षों बिल गेट्स, सुनील भारती मित्तल जैसे अरबपतियों और जेनेट येलेन और क्रिस्टीन लेगार्ड सहित टेक्नोक्रेट्स ने भाग लिया। इसमें पूरे साल दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ती है या बढ़ेगी, इस नीति पर चर्चा की जाती है। और दूसरा है न्यू चैंपियंस वार्षिक महोत्सव। यह बैठक चीन में होता है। इसमें नए आविष्कारों, विज्ञान, तकनीक पर डिस्कस किया जाता है। गर्मी के महीने में होने वाली इस बैठक को समर वार्षिक महोत्सव या समर एनुअल फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल वार्षिक महोत्सव। इस बैठक के दौरान विश्व के ज्ञानी समुदायों को बुलाया जाता है, जो बड़े मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं और विश्व की दिशा तय करने के लिए महत्वपूर्ण नीतियां तय की जाती हैं और इसके लिए जगह निर्धारित की जाती है। और चौथा है इंडस्ट्री स्ट्रेटजी मीटिंग। इस बैठक में उद्योग जगत से जुड़े मुद्दों पर बात होती है और भविष्य की दिशा तय की जाती है। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का भी ये अंक अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।